हाँ तो बच्चों, अब अपन आगे देखते हैं कि भोजन की कार्य की हमने बात कर ली थी, भोजन का पाचन की बात कर लिया था। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भोजन का पाचन जो है हमारे अंदर बाह्य कोशिकीय होता है। अब जो भोजन जो पचित भोजन हो गया है वो अभी कहाँ पड़ा है? ल्यूमेन में, गुहा में पड़ा है, आहार नाल की। अब गुहा से हमें उसे कहाँ भेजना है? रक्त के अंदर। तो आहार नाल की गुहा से भोजन का रक्त में जाना, इसी को हम अवशोषण कहते हैं। तो सबसे पहले भोजन गुहा से कहाँ जाएगा? एंटेरोसाइट कोशिकाओं में, जो विलाई के ऊपर जो कोशिकाएं होती है उसको हम एंटेरोसाइट कोशिका कहते हैं, उसके अंदर प्रवेश करेगा और वहां से वो कहाँ चला जाएगा? रक्त में चला जाएगा। इसी पूरी प्रक्रिया को हमने क्या कहा है? भोजन का अवशोषण कहा है। यानी कि आहार नाल की गुहा से पचित भोजन का सरल अणुओं का रक्त में पहुंचना क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। तो आज अपन उसी की बात करने जा रहे हैं, भोजन का अवशोषण। भोजन का अवशोषण जो है वो हमारे आहार नाल के विभिन्न भागों में होता है और भोजन के अवशोषण की प्रक्रिया मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाती है। जैसे भोजन की पाचन की प्रक्रिया मुख गुहा से प्रारंभ हो गई थी, उसी प्रकार भोजन के अवशोषण की प्रक्रिया भी मुख गुहा से प्रारंभ हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मुख गुहा में भोजन का अवशोषण। मुख गुहा में भोजन का कोई अवयव जो है वो अवशोषित नहीं होता है। भोजन का कोई अवयव यानी मैं प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट इनकी बात कर रहा हूं, उनका तो अवशोषण नहीं होता है। लेकिन कुछ औषधियां जैसे कि एल्केलॉइड्स, स्टेरॉइड्स, हृदय की बीमारी से संबंधित दवाएं, ये सभी की सभी कहाँ अवशोषित होती है? मुख गुहा में अवशोषित होती है। मुख गुहा में जीवा के नीचे जो म्यूकोसा स्तर होता है वहां पर रक्त केशिकाओं का जाल होता है और वहां पर ये सीधा अवशोषित हो जाती है और रक्त में पहुंच जाती है। तो मुख गुहा के अंदर किन किन का अवशोषण हुआ है? औषधियों का अवशोषण हुआ है। और औषधियों में मुख्यतः हम देखते हैं कि जो एल्केलॉइड्स होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, हृदय से संबंधित जो दवाएं होती हैं, उनका अवशोषण मुख गुहा में होता है। उसके पश्चात हम देखेंगे आमाशय में अवशोषण। आमाशय में जो है जल का अवशोषण होता है, कुछ मात्रा में जल का अवशोषण होगा, कुछ मात्रा में सरल शर्करा का अवशोषण होगा, सिंपल शुगर, सरल शर्करा का अवशोषण होगा, वह अल्कोहल का अवशोषण होता है। मुख्यतः आमाशय में अल्कोहल का अवशोषण होता है। उसके पश्चात हम देखेंगे छोटी आंत्र में अवशोषण। छोटी आंत्र में जो अवशोषण है वो किस किस का होता है? ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, वशी अम्ल का, ग्लिसरॉल का तथा अमीनो अम्ल, जल, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, इन सब का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत्र में होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि जहां पर रसानुकूल विलाई व माइक्रोविलाई सर्वाधिक होंगे वहां पर अवशोषण सर्वाधिक होगा। तो यहां पर जो मध्यांतर होता है, जो जेजुनम होता है, वहां पर माइक्रोविलाई विलाई सर्वाधिक होती है और सुविकसित होती है। तो अवशोषण का जो दर होगा, अवशोषण जो होगा वो सबसे अधिक का होगा छोटी आंत्र के जेजुनम भाग में। तो हमारे भोजन के सभी जो अवयव होते हैं उनका सर्वाधिक अवशोषण का होता है छोटी आंत्र। चाहे वो वसा हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो विटामिन हो, इन सभी का अवशोषण जो है वो कहाँ होता है? छोटी आंत्र। तो इसीलिए हमने कहा वसा का सरल रूप हमने क्या कहा था? वशी अम्ल, ग्लिसरॉल। कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप हमने क्या कहा था? मोनोसेकेराइड। प्रोटीन का सरल स्वरूप हमने क्या कहा था? अमीनो अम्ल। इन सभी का अवशोषण छोटी आंत्र में हो रहा है। साथ ही साथ जल का, जल में व वसा में घुलनशील विटामिन का, इन सब का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत्र में होता है। और क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर विलाई व माइक्रोविलाई सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है।
और स्पेशली छोटी आंत किस भाग में? जेजुनम भाग में सर्वाधिक भोजन का अवशोषण होता है। इसके पश्चात हम देखेंगे बड़ी आंत। बड़ी आंत के अंदर जल, कुछ खनिज व कुछ औषधियों का अवशोषण जो है वो बड़ी आंत में होता है। और बड़ी आंत में जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि सिक्कम जो है वो अवशेषीय अंग माना जाता है। मलाशय जो होता है वहां पर अवशिष्ट पदार्थों का अस्थायी रूप से संग्रहण होता है। केवल कोलन एक ऐसा भाग है जहां पर कुछ पदार्थों का अवशोषण होता है, जल का, खनिज का व कुछ औषधियों का। इसके अलावा कोलन में ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। ये जो ई कोलाई जो बैक्टीरिया है ये हमारी आंत का मेहमान कहलाता है और ये कोलन में उपस्थित होता है। यह विटामिन B12, B1, विटामिन के आदि का निर्माण भी करता है। और ये जो विटामिन B12, B1, के जिनका निर्माण ई कोलाई के द्वारा कोलन में किया गया है, इनका अवशोषण भी कोलन में होता है। तो कोलन ही एक ऐसा भाग है बड़ी आंत का जहां पर कुछ पदार्थों का अवशोषण होता है। तो इस प्रकार हमारे मुख गुहा, आमाशय, छोटी आंत व बड़ी आंत, इन सभी के अंदर कुछ न कुछ पदार्थों का अवशोषण होता है। लेकिन मुख्यतः सर्वाधिक मात्रा में जो भोजन का अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है और मुख्यतः छोटी आंत के जेजुनम या मध्यांतर भाग में होता है। अब हम देखने जा रहे हैं अवशोषण से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु जिन पे हम सीधा क्वेश्चन प्रश्न बना सकते हैं। जैसे कि हमने बात किया था मध्य अंतर में भोजन का सर्वाधिक क्या होता है? अवशोषण होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर विलाई व माइक्रोविलाई सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है। सर्वाधिक अल्कोहल का अवशोषण भी कहां होता है? आमाशय में होता है। ग्रहणी में हमने कहा कि छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है और मुख्यतः अवशोषण का होता है जेजुनम। तो क्या ग्रहणी और शुद्धांत्र इनमें भी कुछ पदार्थों का अवशोषण होता है? तो हम कहेंगे हाँ होता है। ग्रहणी के अंदर आयरन, लौह व कैल्शियम आयन का अवशोषण होता है। ग्रहणी में लौह, आयरन तथा कैल्शियम का अवशोषण होता है, जबकि शुद्धांत्र ईलियम में पित्त लवण, बाइल सॉल्ट, पित्त लवण तथा विटामिन B12 का अवशोषण होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था विटामिन B12 का अवशोषण का होता है? ईलियम में होता है। तो यहाँ पर पित्त लवण और विटामिन B12 का अवशोषण तो कहाँ हो रहा है? शुद्धांतर में, ईलियम में। और लौह, आयरन और कैल्शियम का अवशोषण ड्यूoडेनम में, ग्रहणी में होता है। और बाकी भोजन के सभी अवयवों का अवशोषण मध्यांतर में, जेजुनम में होता है। बड़ी आंत्र में जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बड़ी आंत्र में केवल कोलन में ही कुछ अवयवों का अवशोषण, कुछ पदार्थों का अवशोषण होता है, जैसे जल, औषधि व खनिज। इसके अलावा बड़ी आंत्र किसी भाग में अवशोषण नहीं होता। जल का जो अवशोषण होता है वो प्राशन विधि द्वारा होता है और वो छोटी आंत्र में भी होता है और बड़ी आंत्र में भी होता है, लेकिन सर्वाधिक जल का अवशोषण छोटी आंत्र में होता है। अब हम देखने जा रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के जो भोजन के अवयव हैं उनका अवशोषण विभिन्न प्रकार की विधियों द्वारा होता है और उसी क्रिया विधि को हम देखने जा रहे हैं कि भोजन किस प्रकार अवशोषित होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, हमने एक डायग्राम बनाया है, एक चित्र बनाया है। ये आपको चित्र जैसा कि मैंने पहले भी आपको बना के बताया था, विलाई का ये चित्र है, रसांकुर का चित्र है। इसके ऊपर एंटेरोसाइट कोशिकाएं हैं और इन कोशिकाओं के ऊपर सूक्ष्मांकुर, माइक्रोविलाई उपस्थित होते हैं। इसमें से मैंने एक एंटेरोसाइट कोशिका को यहां पर बड़ा करके बना के देखा है।
इस एंटेरोसाइट कोशिका के ऊपर ये माइक्रोबिलाई सुषमांकुर उपस्थित है, और ये वाला जो भाग है ये क्या है? ये ल्यूमेन है, ये आहार की गुहा है। इस गुहा के अंदर जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदला गया, यानी कि ग्लूकोज और अमीनो अम्ल। ग्लूकोज किसका भाग है? कार्बोहाइड्रेट का। अमीनो अम्ल किसका भाग है? प्रोटीन का। तो जटिल अणुओं को अपने सरल अणुओं में बदला, और सबसे पहले हमें इन्हें अवशोषित करा के कहां भेजना है? एंटेरोसाइट कोशिकाओं। इन एंटेरोसाइट कोशिकाओं में ग्लूकोज और अमीनो अम्ल द्वितीय सक्रिय स्थानांतरण, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, द्वितीय सक्रिय स्थानांतरण के द्वारा एंटेरोसाइट कोशिकाओं में पहुंचेगा। और किसके साथ पहुंचेगा? सोडियम आयन के साथ। सोडियम आयन के साथ में ग्लूकोज और अमीनो अम्ल आहार नाल की गुहा से एंटेरोसाइट कोशिकाओं में द्वितीयक सक्रिय स्थानांतरण के द्वारा पहुंचते हैं। तो सोडियम आयन के साथ द्वितीयक सक्रिय स्थानांतरण द्वारा ग्लूकोज और अमीनो अम्ल कहां पहुंच गए हैं? एंटेरोसाइट कोशिकाओं। एंटेरोसाइट कोशिकाओं से ग्लूकोज और अमीनो अम्ल सुसाध्य विषण, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सुसाध्य विषण के द्वारा कहां पहुंचेंगे? रक्त वाहिनी में पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे? रक्त वाहिनी। ये विलाई है, ये सुषमांकुर है, इसके अंदर रक्त वाहिनियां व लसिका वाहिनियां पाई जाती हैं। हमने पहले इसकी संरचना के बारे में अध्ययन किया था। तो यहां पर एंटेरोसाइट कोशिकाओं से अमीनो अम्ल ग्लूकोज कहां पहुंच गए? रक्त वाहिनी में। किस विधि द्वारा? सुसाध्य विषण, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा। अब हमारा तीसरा जो मुख्य अवयव है वो कौन सा है? वसा। वसा को हमने किसमें बदला था? वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में, मोनोसेक्राइड में, मोनोग्लिसराइड में। वसीय अम्ल वो मोनोग्लिसराइड सरल अणु है किसके? वसा के। ये वसीय अम्ल व मोनोग्लिसराइड एंटेरोसाइट कोशिकाओं में नहीं जा सकते क्योंकि जल में घुलनशील नहीं होते। तो इनमें जल में घुलनशील बनाने के लिए, जल में घुलनशील हो जाए, एंटेरोसाइट कोशिकाओं में पहुंच जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं? इस वसीय अम्ल मोनोग्लिसराइड को पित्त लवण, बाइल सॉल्ट, वसा में घुलनशील विटामिन, लेसिथिन, कोलेस्ट्रॉल, इन सब के साथ में मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं। किसको? वापस सुनिए। वसा का हमने सरल अणुओं में परिवर्तन किया। उसके सरल अणु कौन से थे? वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल। वसीय अम्ल ग्लिसरॉल जल में घुलनशील नहीं है, इसलिए एंटेरोसाइट कोशिकाओं में नहीं जा रहे हैं। इसके लिए हमने क्या किया? वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड को जल में घुलनशील योग्य बनाने के लिए हम कुछ पित्त लवण, वसा में घुलनशील विटामिन, लेसिथिन, कोलेस्ट्रॉल आदि के साथ में मिश्रित कर देते, मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं। और इन सब के मिलने से एक संरचना, एक रूप स्वरूप का निर्माण होता है जिसे हम मिजेल कहते हैं। क्या कहेंगे? मिजेल। तो हमने क्या किया? वसीय अम्ल ग्लिसरॉल के साथ में पित्त लवण मिला दिया, वसा में घुलनशील विटामिन मिला दिया, लेसिथिन, कोलेस्ट्रॉल मिला दिया, और इन सब से जो स्वरूप बना है उसको हमने क्या कहा? मिजेल का। मिजेल जो है वो जल में घुलनशील है, और जल में घुलनशील होने के कारण ये सरल विषण द्वारा कहां पहुंच जाएगा? एंटेरोसाइट कोशिकाओं। किसके द्वारा? सरल विषण के द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। तो हमने वसा को एंटेरोसाइट कोशिकाओं में किस अवस्था में पहुंचाया? मिजेल की अवस्था में। किस विधि द्वारा पहुंचाया? सरल विषण के द्वारा। अब सरल विषण के द्वारा एंटेरोसाइट कोशिकाओं में मिजेल पहुंच गया है। अब इस मिजेल को वापस हम क्या करेंगे? ब्रेकडाउन करेंगे, इसको तोड़ेंगे। किसमें? वसीय अम्ल व मोनोग्लिसराइड। वसीय अम्ल व मोनोग्लिसराइड में वापस इनका निर्माण हुआ है। कहां पर? एंटेरोसाइट कोशिकाओं। और एंटेरोसाइट कोशिकाओं में वसीय अम्ल मोनोग्लिसराइड वापस
पुनः ट्राइग्लिसराइड का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण कर रहे हैं ट्राइग्लिसराइड का। वापस वो क्या बना है, जटिल वसा बनी है, ट्राइग्लिसराइड का निर्माण किया। अब इस ट्राइग्लिसराइड पर हम क्या करेंगे, प्रोटीन का आवरण चढ़ाएंगे। किसका आवरण है, प्रोटीन का आवरण बनेगा। किसके चारों, ट्राइग्लिसराइड के चारों। ट्राइग्लिसराइड के चारों ओर प्रोटीन का आवरण बन गया है और अब जो संरचना बनी है उसको हम काइलोमाइक्रोन कहेंगे। क्या कहेंगे, काइलोमाइक्रोन कहेंगे। तो वापस हम बात करेंगे शुरू से, मिजेल कहां पहुंचा, एंटेरोसाइट कोशिकाओं में। एंटेरोसाइट कोशिकाओं में मिजेल जो है सरल मिश्रण विधि द्वारा पहुंचा। इस मिजेल से वसीय अम्ल मोनोग्लिसराइड अलग हुए और वापस उन्होंने ट्राइग्लिसराइड का संश्लेषण किया। इस ट्राइग्लिसराइड पर हम प्रोटीन का क्या करते हैं, आवरण चढ़ाते हैं और प्रोटीन का आवरण चढ़ने पे उसके चारों ओर आश्रित हो जाता है प्रोटीन का आवरण और अब ये जो संरचना बनी है इसे हम काइलोमाइक्रोन कहते हैं। तो अब वसा जो है काइलोमाइक्रोन के स्वरूप में कहाँ अवशोषित हो रही है, लसिका वाहिनी में, क्योंकि वसा जो है वो रक्त में नहीं पहुंचता है, वो कहाँ पहुंचेगा, लसिका वाहिनी में। और इस लसिका वाहिनी को हमने क्या कहा था, लैक्टियल कहा था। क्या कहा था, लैक्टियल लसिका वाहिनी कहा। अब लैक्टियल में लसिका वाहिनी में क्या पहुंच गया, वसा। अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में जनरेट होते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे। वसा जो है वो एंटेरोसाइट कोशिकाओं में किस अवस्था में पहुंची, मिसेल की अवस्था में। पित्त लवण जो है, बाइल सोल्ट जो है, वो वसा के अवशोषण में सहायक होते हैं। मिसेल जो है वो वापस ब्रेकडाउन होती है और वसी अम्ल मोनोग्लिसराइड बनाती है और वो वापस संश्लेषित होकर ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि जब यहां पर काइलोमाइक्रोन बन गया है, प्रोटीन का आवरण बन गया है ऊपर, तो ये सिर्फ रक्तवाहिनी में भी जा सकता था, लेकिन अब इसका आकार बड़ा हो गया है। काइलोमाइक्रोन का जो साइज है, जो आकार है, वो बड़ा हो गया और रक्तवाहिनियों पे जो छिद्र होते हैं जिनको फेनेस्ट्रा कहते हैं, उसके अंदर अब काइलोमाइक्रोन प्रवेश नहीं कर सकता। तो अंततः काइलोमाइक्रोन किसमें प्रवेश करेगा, लसिका वाहिनी में ही प्रवेश करेगा। दूसरी बात, लसिका वाहिनी में जो अवशोषण की जो दर है वसा की, वो अधिक है तुलनात्मक रूप से रक्तवाहिनी में। तो इसी कारण काइलोमाइक्रोन जो है वो कहां जाएगा, लसिका वाहिनी में ही अवशोषित होगा। अब प्रोटीन यानी अमीनो अम्ल और मोनोसेकेराइड यानी सरल शर्करा कहां पहुंच गए, रक्तवाहिनी में, और वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल यानी काइलोमाइक्रोन की अवस्था में वसा कहां पहुंच गई है, लसिका वाहिनी में। अब ये दोनों आगे चलकर कहां पहुंचेंगे, रक्त में, रक्त की मुख्य वाहिनियों में। तो यहां पर हमने चार्ट बनाया है कि रक्त वाहिनी से अमीनो अम्ल व सरल शर्करा मोनोसेकेराइड निकलकर कहा जाती है, मेसेंटेरिक वेन में। मेसेंटेरिक वेन से वो कहा जाएगी, हेपेटिक पोर्टल वेन में, जिसको हमने कहा था यकृत निवाहिका शिरा। यकृत निवाहिका शिरा से ये कहा जाएगा यकृत में। यकृत से ये कहा जाएगी हेपेटिक वेन, यकृत शिरा में। यकृत शिरा से ये कहा जाएगी इंफीरियर वेना केवा में और इंफीरियर वेना केवा से कहां पहुंचेगा, राइट आर्ट्रियम में, दाएं आने में। तो यानी कि अल्टीमेटली जो अवशोषित हुआ है रक्त में, अब वो हृदय के अंदर पहुंचा और हृदय से वो क्या किया जाएगा, हर कोशिका में उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, उसको वितरित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार जो लसिका वाहिनी में जो वसा अवशोषित हुई थी वो कहा जाएगी लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट में। लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट जो है वो आगे जाके कहां ओपन होगी, लेफ्ट सब क्लेवियन वेन में। लेफ्ट सब क्लेवियन वेन जो है वो आगे जाकर कहां जाएगी, सुपीरियर वेना केवा में। और सुपीरियर वेना केवा जो है वो जाके कहां खुलेगी,
राइट आर्टरियम में, दाएं आलिंग में। और इस प्रकार वसा भी जो है वो हृदय के द्वारा विभिन्न कोशिकाओं में वितरित कर दिया जाएगा और कोशिकाएं अपनी आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा का निर्माण करेगी। तो इस प्रकार भोजन का अवशोषण जो है वो विभिन्न विधियों द्वारा होता है। अमीनो अम्ल व ग्लूकोज का अवशोषण सक्रिय अवशोषण होता है, सक्रिय स्थानांतरण होता है सोडियम आयन के साथ में। जबकि वसा का अवशोषण जो है, वसीय अम्ल का जो अवशोषण है वो सरल विषण द्वारा होता है। इसी प्रकार जल का जो अवशोषण है वो प्राशन विधि द्वारा होता है। और जो विटामिन है, जो खनिज लवण है, वो भोजन के अवयवों के साथ में ही सक्रिय व निष्क्रिय विधि द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। जो जल में घुलनशील विटामिन होंगे वो अमीनो अम्ल ग्लूकोज के साथ में, जो वसा में घुलनशील विटामिन होंगे वो वसा के साथ में सरल विधि द्वारा अवशोषित कर लिए जाएंगे। तो इस प्रकार भोजन का अवशोषण विभिन्न विधियों द्वारा होता है। हाँ तो बच्चों, हमने भोजन के अवशोषण की बात कर ली थी कि भोजन का अवशोषण जो है वो आहार के विभिन्न भागों में होता है और विभिन्न विधियों द्वारा होता है। सर्वाधिक जो भोजन का अवशोषण है वो हमने देखा जेजुनम में होता है, मध्यांतर में होता है। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि क्या प्रोसीजर्स है, क्या क्या हमारी बॉडी के अंदर प्रक्रिया है जो संपन्न होती है अवशोषण के बाद में। जैसे ही ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर सरल अणु भोजन के पहुंचते हैं, अब रक्त क्या करेगा, विभिन्न कोशिकाओं में उन भोजन के अणुओं को पहुंचाएगा। और जब भोजन के सरल अणु विभिन्न कोशिकाओं में रक्त के माध्यम से पहुंचते हैं तो कोशिकाएं उन भोजन के अणुओं को ग्रहण करके उनका उपयोग करती हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम स्वांगीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, स्वांगीकरण कहेंगे। वापस सुनिए, रक्त ने क्या किया, अवशोषित भोजन के अणुओं को, उनके सरल अणुओं को कहां पहुंचाया, कोशिकाओं में। कोशिकाओं ने उन अणुओं को ग्रहण किया और उनके द्वारा ऊर्जा का निर्माण किया गया, उसका उपयोग किया गया। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, स्वांगीकरण कहेंगे। तो अब अपन देखने जा रहे हैं स्वांगीकरण। स्वांगीकरण जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि स्वांगीकरण क्या है, बहुत सिंपल अपना टॉपिक है। स्वांगीकरण क्या है, रक्त के द्वारा अवशोषित पदार्थों को कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। इसे ही हम क्या कहेंगे, स्वांगीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, स्वांगीकरण। और कोशिकाओं द्वारा अवशोषित भोजन के अणुओं का उपयोग करना, ऊर्जा का निर्माण करना, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, स्वांगीकरण कहेंगे। अब देखिए, इसके अंदर एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। आपको क्रम पूछा जा सकता है, सीक्वेंस पूछी जा सकती है कि भोजन ग्रहण करने से लेकर अंत तक हमारी प्रक्रिया, हमारी शरीर में आहार नाल में कौन कौन सी क्रियाएं जो है संपन्न होती है, उसको एक सही क्रम में जमाना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, भोजन को ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करने के बाद में क्या किया, भोजन का पाचन किया। भोजन का पाचन करने के बाद में क्या हुआ, भोजन का अवशोषण हुआ। और भोजन का अवशोषण होने पर इस अवशोषित भोजन का कोशिकाओं द्वारा उपयोग किया गया, ऊर्जा का निर्माण किया गया। इस प्रक्रिया को हमने क्या कहा, स्वांगीकरण किया। इस प्रक्रिया को हम इस क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले भोजन को ग्रहण किया, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण। स्वांगीकरण के बाद क्या, स्वांगीकरण के बाद जो अपचित अवशिष्ट भोजन जो रह जाता है, क्योंकि हमने जो भोजन ग्रहण किया और भोजन जो है हमारे शरीर में अवशोषित हुआ, हमारी कोशिकाओं में चला गया, उसके बाद में जो अवशिष्ट अपचित भोजन जो रह जाता है उसे हम मल कहते हैं। और मल को आहार नाल से त्याग देना, आहार नाल से शरीर से बाहर निकाल देना मल त्याग कहलाता है, डिफिकेशन कहलाता है। तो मल त्याग में क्या होता है कि अपचित अवशिष्ट पदार्थ को मल के रूप में त्यागना क्या कहलाता है, डिफिकेशन या मल त्याग कहलाता है। ये जो मल का निष्कासन है, ये एक न्यूरल रिफ्लेक्स
तांत्रिक प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा संपन्न होता है। कैसे संपन्न होगा? ये जब मल ठोस अवस्था में मलाशय में पहुंचता है। ठोस कैसे हुआ? क्योंकि हमने बात की थी कोलन के अंदर जल का भी अवशोषण होता है। तो कोलन क्या करता है? जो अपचित अपशिष्ट पदार्थ जो कोलन में पहुंचा है, उस अपचित अपशिष्ट से वो जल का क्या करता है? अवशोषण कर लेता है। उसकी वजह से मल और क्या हो जाता है? ठोस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। और ये जो मल मलाशय जब पहुंचेगा तो मलाशय में पहुंचने पर गुद्दा द्वार पर प्रेशर पड़ेगा, गुद्दा द्वार पर दाब पड़ेगा और उससे न्यूरल रिफ्लेक्स तांत्रिक प्रतिवर्ती क्रिया उत्पन्न होगी। जब तांत्रिक प्रतिवर्ती क्रिया उत्पन्न होगी तो गुद्दा को नियंत्रित करने, गुद्दा द्वार को नियंत्रित करने के लिए दो वहां पे अवरोधनी है, दो स्फिंक्टर्स है, एक बाह्य और एक आंतरिक। जो बाह्य होती है वो ऐच्छिक होती है, जो आंतरिक होती है वो अनैच्छिक होती है। और ये दोनों मल त्याग के समय शिथिल हो जाती है, जिससे मल क्या होता है? गुद्दा द्वार से होता हुआ बाहर निकल जाता है, शरीर से त्याग दिया जाता है। तो यानी कि न्यूरल रिफ्लेक्स जो तांत्रिक प्रतिवर्ती है वो कैसे उत्पन्न हुई? ठोस मल मलाशय में पहुंचा, मलाशय से वो गुद्दा नाल से गुद्दा पर पहुंचता है, वहां पर वो दाब डालता है, वहां पर दो द्वार होते हैं, दो स्फिंक्टर्स होते हैं, एक बाह्य गुद्दीय अवरोधनी और एक आंतरिक गुद्दीय अवरोधनी। आंतरिक गुद्दीय अवरोधनी जो होती है वो अनैच्छिक होती है, बाह्य गुद्दीय अवरोधनी जो होती है वो ऐच्छिक होती है। दोनों में शिथिलन होता है और शिथिलन होने से गुद्दा द्वार खुलता है और मल को शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को हमने क्या कहा है? मल त्याग का है। और देखा गया है कि पर डे प्रतिदिन हम 1500 ml कायम शब्द आपको याद होगा कि अमाशय में जो भोजन बनता है, जो भोजन की जो अवस्था होती है उसे हम कायम कहते हैं। तो कायम जो है वो प्रतिदिन बड़ी आंत से कितना निष्कासित किया जाता है? 1500 ml प्रतिदिन जो है 1500 ml निष्कासित किया जाता है। अच्छा, दूसरी बात, हमारा जो मल का जो रंग है वो हल्का पीले रंग का होता है। किसके कारण होता है? स्टरकोबिलिन के कारण। किसके कारण? स्टरकोबिलिन के कारण। क्या होता है स्टरकोबिलिन? हमारे यकृत में हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है, हिम के ब्रेकडाउन से, उसके टूटने से बिलिरुबिन बनता है और ये बिलिरुबिन छोटी आंत में पहुंचने के बाद में पुनः इसका अपघटन होता है, ये टूटता है और उससे एक वर्णक बनता है जिसका नाम है स्टरकोबिलिन। और ये स्टरकोबिलिन जो है ये हमारे मल के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो स्टरकोबिलिन किससे बना? बिलिरुबिन के टूटने से। और बिलिरुबिन किससे बना? हीमोग्लोबिन हिम वर्णक के टूटने से। तो यहां पर स्टरकोबिलिन जो है वो मल के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। और मल के अंदर जो दुर्गंध आती है वो दुर्गंध किसके कारण आती है? इंडोल, स्केटोल, H2S के कारण। किसके कारण? इंडोल, स्केटोल, H2S के कारण। इनके कारण मल की दुर्गंध होती है। ये निर्माण इनका कैसे होता है? इनका अमीनो अम्ल के अपघटन से होता है। कोलन के अंदर बैक्टीरिया होती है, वो अमीनो अम्ल का अपघटन करते हैं और उन अमीनो अम्ल के अपघटन से इंडोल, H2S, स्केटोल और कुछ मात्रा में अमोनिया का निर्माण होता है और वो मल के दुर्गंध के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो मल के रंग के लिए उत्तरदायी कौन है? स्टरकोबिलिन। किससे बना? बिलिरुबिन से। बिलिरुबिन किससे बना? हिमवर्णक से। मल की दुर्गंध के लिए कौन उत्तरदायी है? इंडोल, स्केटोल, H2S और कुछ मात्रा में अमोनिया। कैसे बनी? अमीनो अम्ल के अपघटन से। कोलन में बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं, वो अमीनो अम्ल का अपघटन करते हैं जिनसे इंडोल, स्केटोल, H2S का निर्माण होता है और ये मल की दुर्गंध के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये सारी जो संपूर्ण जो प्रक्रिया हमने देखी है, ये स्टेप्स हैं हमारे पाचन तंत्र की, हमारी पाचन की प्रक्रिया की। कि सबसे पहले हमने भोजन को ग्रहण किया, फिर हमने भोजन का पाचन किया,
फिर हमने भोजन का अवशोषण किया, फिर हमने भोजन का स्वांगीकरण किया और अंत में अपचित अपशिष्ट, जिसे हम मल कह रहे हैं, उसका निष्कासन कर देना, त्याग कर देना आहार नाल से, उसे हम मल त्याग कहते हैं, डिफिकेशन कहते हैं। अब अपन आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारी आहार नाल का जो नियंत्रण है, उसका जो समन्वय है, वो किसके द्वारा होता है। तो हमारी आहार नाल का जो नियंत्रण व समन्वय है, वो तंत्रिकीय व हार्मोनल होता है। तंत्रिकीय यानी केंद्रीय तंत्रिका क्रियाओं द्वारा, और हार्मोन्स, इसके अंदर स्थानीय हार्मोन होते हैं। इसके अंदर बच्चों ध्यान रखिए, आपने ग्रंथियां पढ़ी होगी, ग्रंथियों से विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, लेकिन इनमें स्थानीय हार्मोन होते हैं। जैसे हमने पहले इस चैप्टर में उनके बारे में जिक्र किया था, गेस्ट्रिन हार्मोन, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन, एंटेरोगेस्ट्रिन हार्मोन, विलिनिन हार्मोन, सिक्रेटिन हार्मोन। ये सारे जो हार्मोन है, ये लोकल हार्मोन है, स्थानीय हार्मोन है। और ये हार्मोन जो है, इनका जो स्त्रावण है, वो किससे प्रभावित होता है, किसके द्वारा नियंत्रित होता है? केंद्रीय तंत्रिका क्रियाओं के द्वारा। और केंद्रीय तंत्रिका क्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो है, वो हम देखते हैं अनुकंपी और प्रानुकंपी तंत्र की क्रियाएं। प्रानुकंपी पैरासिम्पैथेटिक हमेशा आहार नाल से संबंधित क्रियाओं को बढ़ाता है। जैसे लार का स्त्रावण बढ़ना प्रानुकंपी के कारण, क्रमानुकुंचन गतियां बढ़ना प्रानुकंपी के कारण, जठरीय व आंतरीय स्त्रावण का बढ़ना प्रानुकंपी के कारण, और अनुकंपी के कारण कम होता है। लार का स्त्रावण कम हो गया, अनुकंपी, क्रमानुकुंचन गतियां कम हो गई, अनुकंपी के कारण, जठरीय व आंतरीय स्त्रावण कम हो गया, अनुकंपी के कारण। तो प्रानुकंपी व अनुकंपी ये दोनों क्या करती हैं? हमारी आहार नाल की नियंत्रण व समन्वय का कार्य करती है। इससे पहले बच्चों आपको याद होगा, हमने हिस्टोलॉजी के अंदर ऑरबेक और माइजनर प्लक्ससेस पढ़े थे। वो दोनों प्लक्ससेस थे, वो क्या थे? वो प्रानुकंपी अनुकंपी तंत्रिकाओं का जाल था। और उसमें हमने देखा कि ऑरबेक जो प्लक्ससेज हैं, वो क्रमानुकुंचन गतियों के लिए, और माइजनर प्लक्ससेज जो हैं, वो स्त्रावण के लिए क्या है? उत्तरदायी है। अगर अनुकंपी स्टिमुलेट कर रहा है तो क्या होगा? स्त्रावण बढ़ेगा, और अगर अनुकंपी कर रहा है तो कम होगा। तो प्रानुकंपी आहारनाल की क्रियाओं को बढ़ाता है, अनुकंपी आहारनाल की क्रियाओं को घटाता है, कम करता है। उसके बाद में हम देखते हैं पाचन तंत्र के विकार। पाचन तंत्र के विकार यानी पाचन तंत्र संबंधित कौन कौन सी व्याधियां हैं, कौन कौन से रोग हैं। पाचन तंत्र के विकार में हम देखेंगे, सबसे पहले अपन बात करते हैं पीलिया की। पीलिया, जिसको इंग्लिश में हम जॉन्डिस भी कहते हैं, आपने नाम सुना है। पीलिया जो है, इसमें क्या होता है? जैसा कि मैंने अभी पहले भी बात की यहां पे बिलिरुबिन के बारे में, यकृत के अंदर हिम का अपघटन होता है, टूटता है, और उससे बिलिरुबिन बढ़ता है। बिलिरुबिन जो बना, यदि बिलिरुबिन आगे चलकर अपघटित नहीं होता है और अपशिष्ट पदार्थों के रूप में बाहर नहीं निकलता है, तो रक्त में उसका स्तर बढ़ता चला जाएगा। और अगर रक्त में बिलिरुबिन का स्तर बढ़ता चला जाएगा, तो उसी प्रक्रिया को हम पीलिया कहेंगे। और इसके अंतर्गत क्या होगा? आपकी आंखें, त्वचा, नाखून पीले नजर आने लगेंगे, आपका यकृत खराब होने लगेगा। इन सभी लक्षणों का जो ग्रुप है, जो समूह है, उसे हमने क्या कहा है? पीलिया कहा है। तो पीलिया में क्या होता है? यकृत खराब होने लगता है और आपके रक्त में बिलिरुबिन का स्तर जो है वो बढ़ने लगता है। फिर हम देखेंगे वमन, वॉमिटिंग। यानी कि वॉमिटिंग का मतलब क्या? कि आमाशय में जो भोजन पहुंचा था, वो आमाशय से पुनः मुख के द्वारा बाहर निकलने लगता है, उसे हम वॉमिटिंग कहते हैं।
और इसका जो नियंत्रण केंद्र है वो हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। तो वोमिटिंग का कंट्रोलिंग सेंटर, नियंत्रण केंद्र कहाँ है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में। वोमिटिंग है क्या? आमाशय में जो भोजन है उसका पुनः मुख से बाहर निकलना क्या कहलाता है? वोमिटिंग कहलाता है। फिर हम देखेंगे प्रवाहिका यानी कि डायरिया। इसमें क्या होता है? इसमें आंत्र की जो गतियां हैं वो असामान्य हो जाती हैं, यानी भोजन का अवशोषण कम होने लगता है, भोजन के अवशोषण की दर कम हो जाती है और मल जो है वो तरल अवस्था में लगातार बारंबार लगने लगता है, निष्कासित होने लगता है। उसे हम डायरिया या प्रवाहिका कहते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आंत्र की जो गतियां हैं वो असामान्य हो गई है, जिससे भोजन का अवशोषण कम हो रहा है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। जब मलाशय व कोलन में मल फंस जाता है, रुक जाता है, तो उसे हम कब्ज या कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो मलाशय व कोलन में मल का रुक जाना या फंस जाना क्या कहलाता है? कब्ज कहलाता है। और ये क्यों हुआ? अनियमित कर्मानुकुंचन गतियों के कारण। अनियमित कर्मानुकुंचन गतियों के कारण मल जो है वो कोलन और मलाशय में रुक जाता है, फंस जाता है, उसे हम कब्ज कहते हैं। फिर हम देखेंगे अपच, इनडाइजेशन। अपच क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि हम बहुत ज्यादा खा लेने से या मसालेदार चीजें खा लेने से या कभी कभी एंजाइम जो हैं, जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, उनका कम स्त्रावन होता है, उसके कारण पेट हमेशा फुला हुआ रहता है, भरा भरा लगता है। ऐसा लगता है कि हमने बहुत भोजन कर रखा है, बहुत सारा खाना खा रखा है और हमें लगातार जो है बेचैनी सी महसूस होती है। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अपच बोलते हैं, इनडाइजेशन कहते हैं। तो इनडाइजेशन क्या है कि मसालेदार भोजन खाने से, चटपटे भोजन खाने से, अधिक भोजन के सेवन से या एंजाइमों के कम स्त्रावन से हमेशा पेट भरा भरा रहता है, फुला रहता है, तो उसे हम अपच, इनडाइजेशन कहते हैं। अब हम लास्ट देखने जा रहे हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट आपके नीट एग्जाम से है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसको हम शॉर्ट में पीईएम नाम से भी जानते हैं। पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। इससे संबंधित दो प्रकार की विकार होते हैं, क्वासीकोर व मेरास्मस। क्वासियरकोर मेरास्मस जो है वो दोनों ही प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के प्रकार हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या बेसिक बात है, उसको हम समझते हैं। क्वासीकोर जो होता है वो सामान्यतः 1 वर्ष से अधिक की आयु के बच्चों में होता है। क्वासीकोर कब होगा? 1 वर्ष से अधिक आयु के जो बच्चे हैं उनमें होता है। मेरास्मस कब होगा? 1 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उनमें मेरास्मस होगा। क्वासीकोर में क्या होता है? प्रोटीन की कमी के कारण, किसके कारण? प्रोटीन की कमी कारण। कैलोरी हो सकती है ज्यादा हो, लेकिन प्रोटीन की कमी के कारण क्या होता है? क्वासीकोर होता है। लेकिन मेरास्मस कब होगा? जब बच्चे के भोजन में प्रोटीन व कैलोरी दोनों की कमी हो तो क्या होगा? मेरास्मस होगा। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण 2 प्रकार के हो गए, क्वासीकोर और मेरास्मस। क्वासीकोर 1 वर्ष से अधिक के बच्चों में, मेरास्मस 1 वर्ष से कम के बच्चों में। क्वासीकोर प्रोटीन की कमी से, मेरास्मस प्रोटीन व कैलोरी दोनों की कमी से। और इन दोनों में ही शारीरिक व मानसिक विकास जो है वो रुक जाता है। ये दोनों में क्या है? व्याधि में लक्षण के नजर आते हैं। तो इन विभिन्न प्रकार के विकारों को देखने के पश्चात अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं, जिसे हम देखेंगे कि हमारे भोजन में उपस्थित 3 मुख्य अवयव
कितनी मात्रा में हमें पर किलो कैलोरी ग्राम के आधार पर शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिसके अंदर हम देखने जा रहे हैं 2 प्रकार की हमने वैल्यू ली है, एक ग्रोस कैलोरी वैल्यू और दूसरा फिजियोलॉजिकल वैल्यू, और दोनों वैल्यू हमने किलो कैलोरी पर ग्राम पे ली है। सबसे पहले अपन देखते हैं कार्बोहाइड्रेट की। ग्रोस कैलोरी वैल्यू है 4.1, जबकि फिजियोलॉजिकल वैल्यू है 4.0। प्रोटीन की ग्रोस कैलोरी वैल्यू है 5.65, जबकि फिजियोलॉजिकल वैल्यू है 4.0। इसी प्रकार वसा की ग्रोस कैलोरी वैल्यू है 9.45, फिजियोलॉजिकल वैल्यू है 9.0। तीनों अवयवों को हम तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो प्रोटीन में फिजियोलॉजिकल वैल्यू जो है वो सबसे कम आता है, यानी सबसे अधिक ऊर्जा का जो हास है वो किसमें होता है? प्रोटीन में होता है। इसके अलावा 2-3 जो बेसिक पॉइंट्स हैं, आप साथ साथ में नोट करते जाएं, वो लिख लें। सबसे तीव्र, सबसे जल्दी जो ऊर्जा प्रदान करता है वो करता है कार्बोहाइड्रेट। सबसे लेट जो ऊर्जा प्रदान करता है, सबसे देरी से जो ऊर्जा प्रदान करता है वो वसा। सबसे कम जो ऊर्जा प्रदान करता है वो करता है कार्बोहाइड्रेट। सबसे अधिक जो ऊर्जा प्रदान करता है वो है वसा। हम तुलनात्मक रूप से बात कर रहे हैं। सबसे कम ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट, सबसे अधिक ऊर्जा वसा। प्रोटीन जो है लंबे समय तक भूखे रहने के बाद में ऊर्जा का स्रोत बनता है और वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अगर मैं क्रम से देखूं तो ये कहूंगा कि पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा, और अंत में जरूरत पड़ने पर प्रोटीन जो है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं।